हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमानी स्टडी ग्रोथ। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टॉपिक को समझाऊंगी ताकि हर कोई बिना किसी परेशानी के सीख सके। इस चैनल को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि इन सभी स्टूडेंट्स की मदद करना है जो खुद से पढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कभी हार नहीं मानते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट ये समझे कि सेल्फ स्टडी से भी सक्सेस मिल सकती है। मतलब आप खुद भी जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको खुद से कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट ये समझे कि सेल्फ स्टडी से भी सक्सेस मिल सकती है। मैं आपको नोट्स के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी और हर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये इंडियन हिस्ट्री के नोट्स हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हैं और इनको मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, डे बाय डे एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करते जाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, ताकि आपको खुद भी समझ में आए और मेरा भी रिवीजन हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। तो पहले हमें ये जानना है, ज़रूरी है कि इतिहास क्या है, इस बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, हमें जानकारियाँ होनी ज़रूरी है। कौन सी घटना कब घटित हुई, कौन सी घटना कब हुई, और मानव ने शुरुआती तौर पर कौन कौन से विकास किए या उसका पहला चरण कैसा था, इन सब चीज़ों को हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इतिहास को सबसे पहले खोजा था हेरोडोटस ने, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो आप देख सकते हैं। इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त न हो। मतलब ऐसा इतिहास जिसमें मानव ने अपना प्रथम चरण शुरू किया था और उसको कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त नहीं थी। वह बस जंगल में रहता था, ना उसके पास घर था ना कुछ, तो उसको कुछ भी पता नहीं था, उसको कुछ जानकारियाँ कुछ नॉलेज कुछ भी नहीं था। ना वो लिखना जानता था, ना वो पढ़ना जानता था, ना किसी चीज़ में उसको ज्ञान था। तो इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यह आदि मानव का काल भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहीं से आदि मानव की पूरी जो मतलब स्ट्रगल है, उसने जो सर्वाइव किया अपने लाइफ को लेकर, उसने यहीं से स्टार्ट किया था। तो दूसरा हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल जिसमें यह अधूरा रह गया, क्योंकि इसमें मानव ने थोड़ा लिखा तो था, मानव ने लिखा पढ़ा, परंतु उसके जो साक्ष्य मिले वह पढ़े ना जा सके। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु सभ्यता, जो कि आप लोगों ने सब सुना ही होगा। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें उसने बहुत सारा विकास किया। मतलब और तीसरा है इसमें ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा गया और पढ़ा भी जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मानव का एक ऐसा चरण आया, मतलब मनुष्य जो कि पूरा विकास कर चुका था, उसने खोज कर ली थी और उसने लिखा गया और पढ़ा भी जा सकता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और इसके ऐतिहासिक काल में 4 युग हुए। पहला है प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युग और विषय युग, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये नोट कर दिए थे। तो पहला है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें मानव ने अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए शिकार किया, और उसने शिकार करने के लिए जो औजार बनाए वह पत्थरों के औजार थे। इसका जो भी विवरण, जो भी जानकारियाँ हमें मिली वह ब्रूस फूट से मिली। तो उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल की जितनी भी जानकारियाँ थीं वह उपलब्ध कराई, तो उन्हें प्राग ऐतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल में अधिकतर पत्थरों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस काल में पत्थरों से औजार बनाए गए, इसीलिए इसे पाषाण काल, मतलब पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो इस काल को पाषाण काल भी कहा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर या ताम्र पाषाण काल। आइए जानते हैं कि पूरा पाषाण में आदि मानव ने किन किन चीज़ों की खोज की। तो सबसे पहले या कौन कौन से कार्य किए, खाना बदोश, आखेट करना या शिकार करना। और आदि मानव, इस काल को आदि मानव का काल भी कहा जाता है, क्योंकि यह आदि मानव अपने प्रथम चरण में था, जो कि बस शिकार करना जानता था और उसने आग की खोज
की, मतलब उसने आग की खोज तो कर ली थी परंतु उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसमें छोटा हथियार, अंत्योपुष्टि कार्यक्रम और अंतिम संस्कार। तीसरा है नवपाषाण काल, इसमें सबसे पहले मानव ने खेती की, आवास मतलब रहने के लिए घर बनाया और कुत्ते को पाला। तो सबसे पहले कई बार एग्ज़ाम में आता है कि आदि मानव ने कौन से मतलब मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला, तो वो है कुत्ता। और पहिए की खोज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लीजिएगा, पहिए की खोज सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई थी। चौथा है उत्तर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल था जिसमें तांबे की खोज की गई थी, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। पूरे विस्तार से इसका विस्तृत वर्णन है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें ब्रूस फूट ने दी थी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल की सारी जानकारियाँ उपलब्ध की। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है मतलब इतिहास से हजारों वर्ष पूर्व की कोई घटना हुई, कोई घटना कुछ भी नहीं, बस उसका साक्ष्य मिला, तो इसे इतिहास से भी पूर्व का युग बताया जाता है। और प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि मिट्टी के बर्तन या फिर पत्थरों के औजार, इन चीज़ों से हमें प्रागैतिहासिक काल के होने का पता चलता है कि ऐसा भी कुछ समय था जिसमें आदि मानव रहता था और वह शिकार करता था। इन चीज़ों की जानकारी हमें प्रागैतिहासिक काल में मिलती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस समय में इतिहास की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इस समय का मानव जो था वो लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था और वह बस अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए शिकार करता था, और वो भी पत्थरों से बनाया गया औजार, उसी से वह शिकार करता था। उसके पास कोई भी औजार उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उसको कुछ भी जानकारी उस टाइम पे नहीं थी। और इस काल का जो सबसे अच्छा उदाहरण है कि मतलब आदिमानव है, इसका चित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका में स्थित है, जिसमें साफ साफ बताया गया है आदिमानव का चित्र। तो देखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तरयुग भी कहते हैं, और इतिहास का वह समय जिस समय का मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी और वह कुछ भी उसको पता नहीं था कि क्या करना है, कौन सा कार्य करना है या फिर कहाँ रहना है। कोई उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब घर तक नहीं था। तो सोचो उसने अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव की होगी। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, उसको नॉलेज हुई, तो उसने कई चीज़ों की खोज की। जैसे कि सबसे पहली बार आग की खोज मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आग की खोज उसने की थी, पर उसका प्रयोग उसको नहीं था करना आता था। तो वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि आग का प्रयोग उसने कैसे किया होगा और किस काल में किया था। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरण तथा मिट्टी के बर्तन व खिलौने से प्राप्त होती है। पाषाण काल वह काल था जिसमें पत्थरों और मिट्टियों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टियों का प्रयोग बर्तन व खिलौनों को बनाने में किया जाता था और पत्थरों का प्रयोग औजार को बनाने के लिए किया जाता था। तो भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। जो भी प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले भारत में, उसने उस पर रिसर्च किया और ये पूरी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई डॉक्टर प्राइमरोज से। तो चलिए आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद का जो समय आया उसमें मानव ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या खोज की, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे एक विस्तार से डिटेल में। तो सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार कि इस काल में जो मानव था वो एक आदि मानव था। मतलब आदि मानव उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका पूरा विकास नहीं हुआ था, तो इसी को हम आदि मानव काल भी कहते हैं, पूरा पाषाण काल को, क्योंकि इस समय वह अपने सारे कार्यों को, हर कार्य को पत्थरों का प्रयोग करता था। वह हर कार्य के लिए पत्थरों पे डिपेंड था कि मतलब उसको शिकार करना है तो वह पत्थरों से करेगा, अगर उसको फल ये सब्जियां खाना है तो वह पत्थरों का प्रयोग करेगा। मतलब आग का प्रयोग करना है, आग का प्रयोग तो उसने अभी नहीं किया था, बट उसने जब किया आग की खोज तो उसने देखा कि दो पत्थरों के टकराने से चिंगारियाँ हो जाती हैं जिनसे कि आग उत्पन्न होती है। तो इसी से उसने धीरे धीरे इसकी खोज की। उसने सोचा समझा कि किस तरह से आग
उत्पन्न हो रही हैं, तो उसने नवपाषाण काल में आग का प्रयोग भी कर लिया था। तो धीरे धीरे उसने हर एक चीज़ों का विकास किया और धीरे धीरे हर एक चीज़ों की खोज की थी। तो आगे हम देखते हैं, साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। मतलब उस समय का जो मानव था वह सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए जो भी कार्य करता था, बस वो शिकार करता था, वह जंगलों में रहता था। तो आगे हम देखते हैं, परंतु इस समय के मानव ने आग की खोज कर ली थी, लेकिन उसे आग के प्रयोग की जानकारी नहीं थी। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने आग की खोज कर ली थी, कि कैसे उसने आग की खोज की होगी और किस तरह से उसने आग के प्रयोग मतलब धीरे धीरे आग का प्रयोग करना सीखा होगा। तो पूरा पाषाण में उसने आग का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आग का प्रयोग सबसे पहले उसने किस काल में किया था, तो वो था नवपाषाण काल में। मैं आगे आपको बताऊंगी, परंतु उसने आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही कर ली थी। तो आगे हम देखते हैं, पूरा पाषाण काल के भी 3 युग हुए, जिसमें है निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखते हैं सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरणों को देखने को मिला। जैसे कि सबसे पहले उसने किया होगा पत्थरों का प्रयोग, आग का प्रयोग और शिकार कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसमें चॉपर चैपिंग पेबुल संस्कृति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चॉपर चैपिंग पेबुल संस्कृति किस काल में हुई, तो ये है निम्न पूरा पाषाण काल में या युग में। ये है एक संस्कृति, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चॉपर बड़े आकार वाला वह उपकरण है। मतलब यह एक उपकरण था जो पेबुल से बनाया जाता है। पत्थर के वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं। इसमें एक तरफा धार होता है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, पत्थरों से उसने सबसे पहले चॉपर चेपिंग पेबुल बनाया था, जो कि एक औजार है या उनके लिए एक उपकरण है, जिनसे वह शिकार करने में उनको सहायता मिली होगी। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर देती हूँ कि ये सबसे पहले इसका जो उपकरण मिला ये था पंजाब राज्य में, उत्तर भारत के पंजाब राज्य में, और इसी के पास है सोहन नदी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोहन संस्कृति क्या है। सोहन संस्कृति सबका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वो है पंजाब के शहर में, पंजाब राज्य में, और सोहन नदी घाटी के पास या सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए होंगे। तो आगे देखते हैं हम हैंड एक्सेस संस्कृति, यह किस प्रकार की संस्कृति है, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैट प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है तथा ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है। मतलब ये एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें पत्थरों से औजार बनाने की प्रक्रिया थी, तो इसीलिए इसे हैंड एक्सेस संस्कृति कहा गया। तो देखते हैं आगे, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास शहर में, मद्रास को जो कि तमिलनाडु अब कहते हैं, उसको चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास के समीप वादम मदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त होते हैं। दूसरा पूरा पाषाण काल देखते हैं हम, मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में हम क्या क्या देखते हैं आगे जानते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में जैस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेदनी और खुरचनी थे। मतलब पत्थरों से ये सारे औजार बनाए जाते हैं। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फलक क्या है, फलक संस्कृति क्या है, और ये किस पूरा पाषाण काल में मिलता था। इसके जो उपकरण थे वो किस में पाए गए, तो वो है मध्य पूरा पाषाण काल में। हम इसे देख सकते हैं, जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। यह पहली संस्कृति रही होगी जो पत्थरों से तोड़कर जिनसे उपकरण बनाए गए। इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, वेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं और सोन घाटी, राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए। तो आइए आगे जानते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। उच्च पूरा पाषाण काल धीरे धीरे विकास की ओर मानव को ले जाता रहा। तो इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। मतलब ब्लेड की खोज हुई थी उच्च पूरा पाषाण काल में। इस काल में अस्थि हड्डी उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर,
गुंटूर और कर्नाटक के सोलापुर में इसके स्थल हुए, मतलब प्राप्त हुए थे। तो यह आप नोट कर लीजिएगा कि हड्डियों के औजार या उपकरण सबसे पहले दक्षिण भारत में देखने को मिले, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्यों में। तो आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल का विस्तार से। तो मध्य पाषाण का युग जो रहा वो 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है इस युग को। और इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। यानी कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता रहा, वैसे वैसे मानव के रहन सहन में भी परिवर्तन होता रहा और जीव जंतुओं में भी बदलाव हुआ। यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मानव जिस आकार, मतलब एक बंदर की आकार के शेप में था पहले, बहुत धीरे धीरे पहले उसका झुकाव नीचे था, फिर वह उसका कद बढ़ता गया और वह एक ठीक सीधी स्थिति में आ गया था। तो ये सब प्रभाव जलवायु के कारण भी होता है और उसका जो विकास हुआ धीरे धीरे, उसकी सोचने की क्षमता जो बढ़ने लगी, वो जलवायु के कारण भी हो सकता है। तो धीरे धीरे मानव ने इसी तरह से अपना विकास किया होगा, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और क्वार्टरजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। तो क्वार्टरजाइट एक ऐसा पत्थर था जिससे छोटे पत्थर बनाए जाते थे। तो धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन हुआ और उसने भी बड़े बड़े पत्थरों से अपने औजारों को या उपकरणों को बनाना स्टार्ट किया होगा। इस समय के मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से भी। इसका साक्ष्य आदमगढ़, सबसे पहले इसका साक्ष्य आदमगढ़ में मिला कुत्ता पालने का, जो कि है मध्य प्रदेश में। इसको मैं हाईलाइट इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और बागोर, जो कि है राजस्थान में, इसका साक्ष्य मिला कि सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पाला था। इसका साक्ष्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला। इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ बागोर में। और ये रहने सहन की जानकारी इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी में मिलती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबसे पहले आदि मानव का जो चित्र मिला था वह था भीमबेटका में। उस भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ गुफा है, गुफा के अंदर आदि मानव का पहला चित्र मिला था। भीमबेटका जो जगह है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो आदि मानव था वो अपने बढ़ती स्थिति में था। और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाले कृष्ण लोहित मृत भांग, यानी कि काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस काल में जो मानव था उसने कृष्ण लोहित मृत भांग का अर्थ होता है काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, उसने उन काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया होगा। इसका साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल। इस काल में अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। साथ ही सिंघा के अवशेष व अन्य जानवरों के अवशेष भी मिले। यानी कि सबसे पहले जो इस काल के मानव का अस्थि पंजर यानी कि कंकाल तंत्र, जो कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें लिखा नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मानव का कंकाल तंत्र मिला था। और तथा हड्डियों के आभूषण जो सबसे पहले देखे गए हड्डियों के आभूषण आदि मानव पहनते थे वो हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने भी इसे हाईलाइट कर दिया है। और साथ ही बारहसिंह के अवशेष व अन्य जानवरों के अवशेष भी मिले। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूं चावल के अलावा बाजरा मसूर उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। ताम्रपाषाण के लोग भेड़ बकरी गाय भैंस और सुअर पाला करते थे, हिरण का शिकार करते थे। तो यहाँ आज के युग में नहीं है, बहुत सालों पहले से ही इन पशुओं को पाला करते थे हमारे पूर्वज। ताम्रपाषाण के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब उनको पता नहीं था घोड़े क्या थे। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांव में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे। ताम्रपाषाण एक ऐसा युग था जो कि एक ग्रामीण युग था, जहां कृषि होती थी, खेती होती थी और पशुओं को पाला जाता था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वे लोग एक समुदाय बनाकर गांव में रहते थे। इससे हमें ये मिलता है कि यह एक ग्रामीण संस्कृति थी ताम्रपाषाण, तथा देश के विशाल भागों में फैले थे। मतलब ये लोग देश में बहुत जगह फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन नदियाँ स्थित थी, मतलब जहाँ मानव को उसकी ज़रूरतों की चीज़ें मिलती थी, जैसे ज़मीन में वो कृषि कर सकता था, नदियाँ से उसे पानी प्राप्त होता था, तो वो वहीं उसी जगह बसना स्टार्ट करता था। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, यानी कि सबसे पहले यह वह युग था जहाँ सबसे पहले मानव वस्त्रों का निर्माण करना जानते थे।
साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति टेराकोट के कारीगर थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति या टेराकोट के कारीगर थे, मतलब वो मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, वे लोग ये कार्य करते थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे। साथ ही ताम्रपाषाण के लोग कुंभकार थे, धातुकार थे, हाथी के दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे। ताम्रपाषाण काल के अधिकतर मृत भांड, मिट्टी के बर्तन काले व लाल रंग के थे। तो ताम्रपाषाण के लोग काफ़ी कुछ सीख गए थे और काफ़ी कुछ उन्हें कार्य आता था और काफ़ी कुछ उन्होंने सुधार किया था। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ थीं, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ताम्रपाषाण के लोग बसे हुए थे और उदयपुर में और गिलोंद राजसमंद में। पश्चिमी महाराष्ट्र, जोखे, नेवासा, सोनगांव और देमादा यानी अहमदनगर में, चंदौली, कोल्हापुर में, इनाम गांव इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं मिली है, पुणे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बाकी आप रिवीजन करते रहना और नोट्स बना के रखना। आप रिवीजन करो, तब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।